Hello, future doctors of India. Welcome back to the Mantra family. I am Varun Agrawal and this is your channel Mantra of the Biology. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्टोमेटा ओपन कैसे होते हैं, क्लोज होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थ्योरीज कौन कौन सी हैं। आज के इस लेक्चर में हम उससे रिलेटेड के आगे की चीजें पढ़ेंगे कि ट्रांसपिरेशन पुल जनरेशन, कि कैसे ट्रांसपिरेशन पुल होता है और उसकी वजह से कैसे वाटर को पुल किया जाता है। ओके, नाउ देखिए, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है दैट रिक्वायर वाटर। और जब देखिए बहुत वाटर का जो कमी होती है उसकी दो रिस्पॉन्सिबल चीजें होती है, एक होती है फोटोसिंथेसिस और दूसरा ट्रांसपिरेशन। जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस होता है वैसे वैसे ट्रांसपिरेशन दोनों की वजह से क्या होता है कि जो सेल की टर्जिडिटी कम हो जाती है, वाटर का लॉस हो जाता है। तो अल्टीमेटली द प्लांट सेल्स नीड द वाटर टू मेंटेन द फर्दर टर्जिडिटी। सो what for does a plant use a water molecule into the leaf parenchyma cells where they need it as the water evaporates to the stomata. Since the thin film of water cover the cell is a continuous, it resulting in a pool of water molecule by molecule into the leaf from a xylem। कहने का मतलब क्या है कि लीफ के पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर वाटर से का जब मूव आउट हो जाता है, तो मूव आउट हो जाता है तो उसके बाद उसको वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसकी वाटर की कमी वो रूट से लेते हैं। स्टिल क्या होता है कि इवोपरेशन के समय पे भी टाइम पे भी उसके लीफ के चारों तरफ वाटर की एक थिन फिल्म रहती है। उस थिन फिल्म की वजह से, थिन फिल्म रहती ट्रांसपिरेशन की वजह से, जिसकी वजह से वाटर की कंटिन्यूअसली उनको नीड होती है, जो कि वाटर वो कंटिन्यूअसली इनको नीड होती है, जिसके लिए वाटर की जो कमी है वो जाइलम से पूरी करते हैं। ठीक है, फिर जाइलम कहाँ से लेगा? जाइलम अल्टीमेटली रूट से लेगा। सो बिकॉज ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर और अगर लीफ का कॉम्बिनेशन देखें, मान के चलिए ये एटमॉस्फेयर है और ये लीफ है, अगर कॉम्बिनेशन देखें तो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर कम होते हैं और लेकिन यहाँ वाटर वेपर ज्यादा होता है, तो प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर का जो मूवमेंट होता है ऑटोमेटिकली लीफ से एटमॉस्फेयर की तरफ होगा। Okay, as compared to the stomatal activity and the intracellular spaces, the water diffuse into the surrounding air discrete a pool. Okay, measurement reveal that the force generated by the transpiration can create a pressure, जो कि इतना ज़्यादा वो प्रेशर जनरेट करता है कि 130 मीटर की जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी वाटर को सप्लाई कर सकता है। ठीक है, लाइक हियर जैसे कि वाटर लीफ सरफेस से ट्रांसपिरेशन के थ्रू जब लॉस होता है तो ऑटोमेटिकली सेल सरफेस का जो सेल की जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है। तो एज ए रिजल्ट क्या करेंगे, वाटर फ्रॉम ए लीफ वेन मूव्स इनटू द लीफ, मतलब जो लीफ वेन के अंदर जो वाटर होता है वो लीफ में जाएगा और लीफ वेन क्या करेगा, जाइलम से वाटर लेगा और जाइलम क्या करेगा, रूट से वाटर लेगा। अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ पे वो जाइलम है, ठीक है, अब जाइलम से यहाँ पे अब जाइलम है, ये जाइलम आपको दिख रहा है, ये जाइलम है। अब जाइलम से क्या होगा कि वाटर कहाँ जाएगा बेटा, ये देखिए, ये दिख रही है, ये पैलिसेड सेल्स है, ये दिख रही है, ये पैलिसेड सेल्स है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये दिख रहा है, ये ट्रांसपिरेशन के लिए यहाँ पे स्टोमेटल पोर है। अब यहाँ पे जो वाटर की जो कमी है वो वाटर की कमी दो रीजन से हो रही है। जो वाटर यहाँ पे कहाँ जा रहा है, यहाँ एक तो यहाँ पे जा रहा है आपका स्टोमेटल पोर की तरफ, ठीक है, और दूसरा जा रहा है आपका यहाँ पे पैलिसेड टिश्यू, मतलब आपके पैरेन्काइमा सेल्स की तरफ। तो यहाँ वाटर अब ऑटोमेटिक कम हो गया और यहाँ वाटर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया, तो देयर इज अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन दिस और दिस। क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिकली अगर वाटर यहाँ से कंटिन्यूसली यूज होता रहेगा, यहाँ से कंटिन्यूसली मूव होता रहेगा, तो ये तो जाइलम से कंप्लीट जो कंपनसेशन यहाँ से करेंगे, और जाइलम कहाँ से करेगा, मेन स्टेम से करेगा। ठीक है, water movement in the leaf, evaporation from a leaf set up a pressure gradient between the outside air spaces of the leaf, and further the gradient transmitted into the photosynthetic cells and water filled xylem in the leaf vein। वो जो ग्रेडियंट बना है वो ग्रेडियंट कहाँ ट्रांसफर होगा, फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर होगा, और वाटर फिल्ड जाइलम इन अ लीफ वेन, जो लीफ वेन में आपका जो लीफ वेन में जो जाइलम की जो कंटिन्यूएशन होता है वहां पे उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वाटर को अल्टीमेटली पुल कर सके। देखिए, ट्रांसपिरेशन के बहुत सारे पर्पस हैं, सिर्फ एक पुल ही नहीं पर्पस है, उसके अलावा क्या होता है कि उसको प्लांट्स को ट्रांसपिरेशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर टू ए प्लांट्स, सप्लाई वाटर फॉर द फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम ए सॉइल टू अदर ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। मतलब ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि जब कंटिन्यूसली वाटर को आप एब्जॉर्व करेंगे तो वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी आ जाते हैं, और उस मिनरल्स को हम प्लांट्स के अदर रिक्वायर्ड पार्ट्स तक हम उसको सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो उसके चारों तरफ कंटिन्यूसली जो ट्रांसपिरेशन होता है तो उसके चारों तरफ वो 10 to 15 डिग्री तक टेम्परेचर को वो डाउन कर सकता है थ्रू द इवोपरेशन कूलिंग।
एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द मेंटेनेंस शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट बाय कीपिंग सेल टर्जिड। क्योंकि क्या होता है जब वाटर का कंटिन्यूअसली इवोपरेशन होता है तो कंटिन्यूअसली इवोपरेशन की वजह से जो सेल्स होती हैं जो कंटिन्यूअसली इवोपरेशन होगा, ठीक है, कंटिन्यूअसली अगर इवोपरेशन होता है और अगर कंटिन्यूअसली इवोपरेशन हो रहा है तो इवोपरेशन की वजह से ट्रांसपिरेशन पुल बनता है और ट्रांसपिरेशन पुल बनने की वजह से सेल्स को टर्जिट रखा जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि कंटिन्यूअस इवोपरेशन और ट्रांसपिरेशन पुल ना हो, कोहेजन और एडेशन ना काम करे तो क्या होगा? धीरे-धीरे विल्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और सेल्स की डेथ हो जाएगी क्योंकि पानी ही नहीं रहेगा उसके अंदर सेल्स के अंदर। सो ट्रांसपिरेशन को नेसेसरी इविल बोलते हैं, मतलब ये ज़रूरी भी है। कैसे? पॉजिटिव साइड क्या है? क्योंकि ये पुल फोर्स क्रिएट करता है जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन और मतलब न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन एंड वाटर का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। एंड नेगेटिव साइड क्या है? क्योंकि वाटर की परमानेंट विल्टिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। Okay, so actively photosynthetic plant have an insatiable need of the water. Photosynthesis is limited by the available water which can be shifted diluted by transpiration. देखिए, इससे मैंने बताया कि वाटर की रिक्वायरमेंट एक तो आपको फोटोसिंथेसिस में होती है, एक आपको ट्रांसपिरेशन में होती है। तो दोनों को वाटर की रिक्वायरमेंट है एंड जितना वाटर एब्जॉर्ब करता है प्लांट उसका 5% वाटर ही सिर्फ फोटोसिंथेसिस में यूज होता है और 95% वाटर को ट्रांसपिरेट कर दिया जाता है। Humidity of rainforest is largely due to the vast cycling of water from a leaf root to leaf and leaf to the atmosphere and back to the soil। मतलब जो रेन फॉरेस्ट होता है उनकी ह्यूमिडिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है? इस वाटर को ट्रांसपोर्ट करके दोबारा से साइकिल किया जाता है रेन। तो एक साइकिल चलता रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से रेन फॉरेस्ट की जो ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सकते हैं। मतलब पहले रूट का वाटर लीफ में जाएगा, फिर लीफ से वही वाटर इवोपरेट होगा, फिर उसे रेनफॉल होगा और रेनफॉल होने के बाद दोबारा से वाटर सॉइल में आएगा, फिर सॉइल से दोबारा वाटर रूट लेगी एंड दैट्स साइकिल अकर। ठीक है, C4 प्लांट्स आपने पढ़े हैं तो दैट्स द फोटोसिंथेटिक सिस्टम। क्या चलता है कि वो CO2 को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, वाटर का कम यूटिलाइजेशन करते हैं और उसकी जैसे जो शुगर का सिंथेसिस है वो हाई लेवल पे कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए C4 plant lost only half as much water as a C3 for the same amount of the CO2 fix। मतलब सेम अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स करते हैं और एंड बेसिकली वाटर का जो अमाउंट है वो कम यूज करते हैं। जैसे कि मिनरल्स आयंस का अगर आप बात करें, ये था कि वाटर आयंस के बारे में। अगर आप मिनरल्स आयन की बात करें तो उसका भी एब्जॉर्प्शन आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक एक्टिवली एक पैसिवली। अब एक्टिव मूवमेंट कब होगा? देखिए, जैसे कि आप वाटर को भी हम एक्टिव और पैसिव तरीके से इसको मूव करा देते हैं। अनलाइक वाटर ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली एब्सॉर्ब बाय रूट। देखिए, सारे मिनरल्स आप पैसिवली एब्सॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है? सारे मिनरल्स आप पैसिवली एब्सॉर्ब नहीं कर सकते। ये अनलाइक वाटर क्यों लिखा है? क्योंकि हर प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होता है तो पैसिव मूवमेंट हो जाता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक्टिव वे से ही प्लांट का लाइक वाटर का एब्सॉर्प्शन हो सकता है कभी-कभी केवल एक ही सिस्टम रिस्पॉन्सिबल, एक ही सिस्टम रिक्वायर हो, केवल एक ही सिस्टम पे आइदर एक्टिव और आइदर पैसिव। कभी-कभी प्लांट्स में दोनों भी काम कर जाते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है या तो एक्टिव काम करेगा या फिर पैसिव काम करेगा। लेकिन ऑल मिनरल्स लेकिन मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मिनरल के पॉइंट ऑफ व्यू सारे मिनरल्स पैसिवली एब्सॉर्ब नहीं हो सकते क्योंकि वो दो फैक्टर काम करते हैं। क्योंकि सॉइल कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज पार्टिकल्स होता है और चार्ज पार्टिकल को आप पैसिवली एब्सॉर्ब नहीं कर सकते। दूसरा रीजन कई बार ऐसा होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन सॉइल यूजुअली लोअर देन द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन रूट। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि रूट्स के अंदर जो मिनरल का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है और सॉइल के अंदर मिनरल की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मिनरल को एक्टिवली एब्सॉर्ब किया जाता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, हाँ, लेकिन जब भी ऐसा होगा तो एटीपी की ऑलवेज नीड होती है। द एक्टिव अपटेक ऑफ आयन इज पार्शियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पोटेंशियल ग्रेडिएंट इन द रूट, देयरफॉर फॉर अपटेक ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस। जैसा कि आपने पढ़ा है कि कई बार जब मिनरल्स का एक्टिव अपटेक करते हैं तो क्या होता है, मिनरल्स जाइलम में चले जाते हैं और जिसकी वजह से वहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल बनता है और वाटर को ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये एक्टिव का जो एक्टिव मूवमेंट होता है मिनरल्स आयंस का, एक्टिव मूवमेंट होता है मिनरल्स आयंस का, ठीक है? तो उसके लिए इसके साथ-साथ कभी वाटर भी एब्सॉर्ब हो जाता है। पैसिवली मूवमेंट की बात करें, कुछ ऐसे आयंस होते हैं जो एपिडर्मिस सेल में पैसिवली सेल मूव करते हैं। ओके, देखिए जो मैंने बताया कि सॉइल से हम आयंस को आइदर पैसिवली या बहुत लाइक आइदर या वर्ड नहीं होगा, सॉरी, पैसिवली और एक्टिवली दोनों ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्सॉर्ब करते हैं। स्पेसिफिक प्रोटीन देखिए, कुछ मेम्ब्रेन्स की जो रूट हेयर सेल्स होती है उसमें कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो एक्टिवली पंप करती है, कहाँ से? सॉइल से मतलब सॉइल के रूट की सॉइल से
रूट के एपिडर्मिस सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। लाइक ऑल सेल, एंडोडर्मिस सेल्स हैव अ मेनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे लेट सम सॉल्यूट क्रॉस द मेम्ब्रेन बट नॉट अदर्स। देखिए क्या होता है कि जैसे कि लाइक ऑल सेल्स, एंडोडर्मिस सेल्स के अंदर कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती है, ठीक है। आपका कोटेक्स सेल तक तो सभी प्रोटीन सभी आयंस मूव कर गए, लेकिन जैसे एंडोडर्मिस में आते हैं तो उसमें कुछ पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जो भी कुछ ही पर्टिकुलर आयंस को मूव करने देती है, सारे आयंस को मूव नहीं करने देती। जो जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ एंडोडर्मिस सेल्स आर कंट्रोल पॉइंट्स, वहाँ पे कंट्रोल पॉइंट होता है वेयर ए प्लांट एडजस्ट द क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ सोल्यूट दैट रीच अ प्लांट। जैसे कि एंडोडर्मिस सेल में एक ऐसा पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है जो कि डिसाइड करता है कि किसको अंदर आने देना है और किसको अंदर नहीं आने देना है। Note the root endodermis because of the layer of suberin has a ability to actually transport ion in a one direction only. देखिए एंडोडर्मिस जो रूट की सेल्स की बात करें, क्योंकि जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं वो केवल रूट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, हर सेल के हर एक जगह लाइक हर जगह हर टिश्यू के अंदर एंडोडर्मिस सेल्स प्रेजेंट नहीं होती है। रूट में बेसिकली क्या होता है कि एंडोडर्मिस सेल्स में एक सुबेरिन की लेयर होती है जो कि आयंस को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करती है इन वन डायरेक्शन ओनली, केवल एक ही डायरेक्शन में एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। ओके, आफ्टर द आयन, जैसे कि आयंस लाइक आपकी जाइलम के थ्रू एक्टिवली मतलब जाइलम तक पहुंच गए, एक्टिवली और पैसिवली कैसे भी जाइलम तक पहुंच गए, और कॉम्बिनेशन ऑफ टू द फर्दर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टेम ऑल पार्ट्स थ्रू द ट्रांसप्रेशन स्ट्रीम। एक बार वो जाइलम तक पहुंच गए उसके बाद ट्रांसप्रेशन स्ट्रीम का काम होता है कि उसको वो जस्ट एक ऐसा ग्रेडियंट बना देते हैं जिसकी वजह से फर्दर जो मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो केवल ट्रांसप्रेशन स्ट्रीम के थ्रू होता है। Chief sink for mineral elements are growing region of a plant जैसे कि apical और lateral meristem, young leaves, developing flower, fruit, seeds and storage organ। कैसे भी एक बार एक्टिवली और पैसिवली कैसे भी एक बार मिनरल्स एंड जाइलम तक पहुंच गए उसके बाद ट्रांसपिरेशन पुल की हेल्प से उस मिनरल्स को केवल अदर एरियाज में पहुंचाया जाता है जो कि ग्रोइंग रीजन्स होते हैं, ठीक है। अनलोडिंग ऑफ मिनरल्स एट अकर एट अ फाइन वेन एंडिंग थ्रू डिफ्यूजन एक्टिव अपटेक बाय दिस सेल्स। जैसे कि जो मिनरल्स आयन की जो अनलोडिंग होती है वो बेसिकली इट अकर एट द फाइन वेन एंडिंग थ्रू ए डिफ्यूजन। मतलब इनिशियल तो क्या होता है कि जब जो लीफ की जो जैसे कोई भी जो फाइन जैसे कि जो मिनरल आयन का है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ये सेल्स है, ठीक है, यहाँ पे मिनरल को छोड़ दिया थ्रू द डिफ्यूजन, ठीक है, थ्रू द डिफ्यूजन यहाँ पे मिनरल साइंस को आपने छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद सेल्स क्या करती है उसको एक्टिवली एब्जॉर्ब करती है, यहाँ तक छोड़ के आ गया बस अनलोड कर दिया डिफ्यूजन के थ्रू, लेकिन उसके बाद क्या होगा एक्टिव सेल्स को एक्टिवली उसको एब्जॉर्ब करेंगी। मिनरल्स आयन आर फ्रीक्वेंटली रिमोबिलाइज्ड, आपको पता है पर्टिकुलर फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट। older dying cells leaf export much of the mineral content to the younger leaves. Similarly, before leaf fall in a deciduous plant, minerals are removed to the other plants as the elements more readily mobilized and the phosphorus, sulfur, nitrogen, potassium. Some element that is structural component like a calcium, they are not immobilized. ये हम पढ़ चुके हैं already. अगर जैसे कि हम जाइलम का एनालिसिस करते हैं तो वो ये शो करता है कि कुछ नाइट्रोजन लेवल्स जैसे इनऑर्गेनिक आयंस much it carried out in the inorganic form amino acids and related components. Similarly, small amount of the phosphorus and sulfur are carried out as an organic compound. In addition, small amount of exchange of material does take place between the xylem and the phloem. देखिए मिनरल्स जैसे कि जाइलम का केवल वाटर और मिनरल्स ही सपोर्ट नहीं करता, मैं केवल यही ट्रांसपोर्ट नहीं करता, इसके अलावा नाइट्रोजन को मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड्स, और इसके अलावा कुछ फॉस्फोर और सल्फर भी कैरिड आउट किए जाते हैं एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब फ्री फॉर्म में नहीं एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन एडिशन कभी कभी जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी मिनरल्स आयन का मूवमेंट हो जाता है। Hence, it is not that we can clearly make a distinction and say that categorically xylem transport only non-nutrients while phloem transport only organic matter as what traditionally believe. पहले ऐसा माना जाता था कि जाइलम केवल ऑर्गेनिक सॉल्ट को मूव करता है के ट्रांसपोर्ट कराता है और फ्लोएम केवल ऑर्गेनिक सॉल्ट को, बट अब ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। जाइलम कभी-कभी अमीनो एसिड्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम एंड इसके अलावा फास्फोरस और सल्फर को भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी मूव करने में हेल्प करता है। नो डाउट फ्लोएम स्पेसिफिकली फॉर द ऑर्गेनिक कंपोनेंट, बट जाइलम भी कभी-कभी ट्रांसपोर्ट करता है ऑर्गेनिक कंपोनेंट को। हाँ, कुछ एडिशनली कभी-कभी होता है कि कुछ मिनरल्स का और लाइक कुछ एक्सचेंज ऑफर भी होता है लाइक जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ये भी पॉसिबल है। Okay.
सो इट वाज ऑल अबाउट द ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी कि हमने कैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे मिनरल्स को लिया जाता है, फिर मिनरल को जाइलम तक पहुंचा के फिर ट्रांसपिरेशन पुल कैसे करते हैं, फिर ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू कैसे मिनरल को उनकी सेल के लिविंग तक छोड़ दिया जाता है, फिर सेल उसको एक्टिवली एब्सॉर्ब करते हैं और फिर फर्दर कुछ आयंस रिमोबिलाइज्ड होते हैं, कुछ आयन रिमोबिलाइज नहीं होते हैं, तो सब कैप डिपेंड करता है। ओके, सो यहाँ पे हमने पढ़ा केवल बेसिक चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट हम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लोएम में कैसे शुगर का ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक है, धन्यवाद।